नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे जायसी द्वारा रचित रचना पद्मावत। पद्मावत का आज हम नखशिख खंड करेंगे। तो आइए देखते हैं। का सिंगार ओही बरनो राजा, ओही कै सिंगार ओही पै छाजा। प्रथम ही शीस कस्तूरी केसा, बलि बासुकी को ओरु नरेशा। इन पंक्तियों में जो हीरामन तोता है ये राजा रतन सेन के सामने पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। और उसमें वो क्या कहता है, देखिए जब आप इसका प्रसंग लिखेंगे तो ये बताएंगे कि जो प्रस्तुत व्याख्या है या जो पद्य खंड है ये मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ सूफी महाकाव्य पद्मावत के नखशिख खंड से लिया गया है। इसमें हीरामन तोता कथावाचक है या वर्णन कर रहा है किसका, पद्मावती के सौंदर्य का। और किसके सामने कर रहा है, राजा रतन सेन के सामने कर रहा है। और उन्हीं के यानी पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करते हुए तोता क्या कहता है कि हे राजा, का श्रृंगार ओही बरनो राजा, कि मैं उसके श्रृंगार के सौंदर्य का यानी क्या वर्णन करूं हे राजा। ओही उसके बरनों यानी वर्णन, श्रृंगार क्या वर्णन करूं उसके श्रृंगार का। यहाँ पर वो कहते हैं कि इतना सुंदर और अपूर्व सौंदर्य है कि मैं उसका क्या वर्णन करूं। ओही कै श्रृंगार ओही पे छाजा, उसका श्रृंगार ओही कै यानी उसका श्रृंगार ओही पे छाजा, उसी के शरीर पर सुशोभित हो सकता है या उसी पे ही वो सुंदर दिखाई दे सकता है। छाजा का मतलब सुशोभित होना या सुंदर लगना। प्रथम ही शीस कस्तूरी केशा। फिर भी यहाँ पर वो उसके रूप के सौंदर्य का वर्णन कहते हुए कहता है कि लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ और सबसे पहले प्रथम ही यानी सबसे पहले शीश कस्तूरी, मैं उसके सिर के कस्तूरी केशों के सौंदर्य का वर्णन कर रहा हूँ। यानी कस्तूरी के समान सुगंधित जो उसके केश हैं, जो उसके बाल हैं, उसका वर्णन कर रहा हूँ। बलि बासुकी को ओरु नरेशा। और यही कारण है कि क्योंकि उसमें से कस्तूरी जैसी खुशबू आती है उसके केशों में, यही कारण है कि बलि यानी बलिहारी जाते हैं। कौन, जो सर्पराज है या शेष नाग वासुकी हैं, वो भी उस पर ओरु नरेशा, उस पर वो न्योछावर जाते हैं। या फिर यहाँ पर आप ये कि बलिहारी जाते हैं, स्वयं वासुकी जो नागराज हैं वो भी, और इसके साथ साथ जो अन्य राजा है वो भी। ओरु यानी और, नरेशा यानी राजा। तो औरों की तो मैं बात ही क्या करूं, जब स्वयं नागराज वासुकी उस पर न्योछावर है तो औरों की तो मैं यहाँ पर बात ही क्या करूं। भंवर केस वह मालती रानी। भंवर केस से तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि उसके जो केश हैं वो कैसे हैं, भंवरे के समान हैं। मालती रानी, और वो मालती पुष्प के समान है। जो रानी है, जो पद्मावती है, वो मालती पुष्प के समान है। और जो केश हैं वो भंवरे के समान है। क्योंकि मालती पुष्प सुगंधित है इसीलिए वो भंवरे उसको नहीं छोड़ते, अर्थात केश रूपी जो भंवरे हैं वो हमेशा उस पुष्प पर मंडराते रहते हैं। बिसरह लूरही लेही अर्घानी। बिसरह से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, सर्प। लूरही लेही, लहराते रहते हैं। अर्घानी, अर्घानी यानी सुगंध लेने के लिए, कि मालती जो पुष्प के समान रानी का सौंदर्य है उसकी सुगंध लेने के लिए जो उसके काले केश हैं वो सर्प की भांति लहराते रहते हैं। मानो जो पद्मावती रूपी मालती पुष्प है उसकी सुगंध लेने का वो प्रयास कर रहे हैं। बेणी छोरी झारू जो बारा। जो पद्मावती है जब अपनी बेनी, बेनी क्या होती है, जो चोटी है, केश राशि है, उसको छोड़ देती है। कैसे छोड़ देती है, खुला छोड़ देती है, खोलकर झाड़ती है। जो बारा, बालों को खोलकर, बालों की चोटी को या बेनी को खोलकर जब झाड़ती है। सरग पताल होई अंधियारा, और उससे चारों तरफ इतनी कालिमा फैल जाती है कि स्वर्ग और पताल में चारों ओर अंधेरा हो जाता है।
अर्थात चारों ओर जब उसके बाल खुलते हैं तो ऐसे लगता है कि चारों ओर अंधेरा हो गया है। कोमल कुटिल केस नगकारे, उसके जो कोमल है और कुटिल है, केश कैसे हैं, काले नाग रूपी केश हैं जो अत्यंत कोमल भी हैं और कुटिल भी हैं। लहरहीं भरे भुवंग बिसारे, और जब वो लहराते हैं तो क्या होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि विष से भरे हुए, लहरई लहरा रहे हैं, भरे हुए, भुवंग भुवंग यानी सर्प, बिसारे कि विष से भरे हुए जो सर्प हैं वो लहरा रहे हैं। बेधे जानू मले गिरी बासा, शीस चढ़े लोटही चहूँ पासा। तो उसके जानू यानी जानकर, देखकर ऐसे लगता है कि जैसे उसके जो बाल हैं उनको देखकर कैसा आभास हो रहा है, बेधे जैसे वो बेध रहे हैं, किसको, मलय गिरी, शरीर जो पद्मावती का शरीर रूपी मलयांचल है उसमें से जो चंदन की सुगंध आ रही है, उस सुगंध से उन्हें बांध दिया है, बेधे बंध गए हैं, किससे, जानू मलयगिरी। मलयगिरी से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, चंदन के जो वन होते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र के चंदन के वन हैं, उनसे जो बास यानी सुगंध आ रही है उससे वो बेध दिए गए हैं। यानी उसके लहराते हुए केश ऐसे लगते हैं जैसे चंदन के पेड़ पर सर्प लिपट जाता है, उसी प्रकार वो भी लिपटे हुए हैं। शीर्ष चढ़े लोटही चहूँ पासा, शीर्ष अर्थात सिर पर, चढ़े चढ़कर, लोटही लोटते हैं, चहूँ पासा और चारों दिशाओं में वो लोटते हुए प्रतीत होते हैं, जैसे वो जो सर्प है वो पद्मावती के सिर पर चढ़कर लोटते हुए प्रतीत होते हैं। घूंघरवारी अलके बिखभरी, जो उसकी घुंघराली अलके बिखरी हुई हैं। सिंकरी पेम चही गिए परई, ना चाहते हुए भी सिंकरी, सिंकरी से तात्पर्य यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, जंजीरें, कि ना चाहते हुए भी वो प्रेम यानी प्रेम की जो जंजीरें हैं वो जो फंदा है उसमें फंस जाता है या उसमें उलझ जाता है। तो उसके प्रेम में, किसके प्रेम में, घुंघराले बालों के प्रेम में, कि ना चाहते हुए जो भी व्यक्ति उस घुंघराले बालों को देखता है वो गिए पर ही गिर जाता है, किसमें, घुंघराले बालों के प्रेम में। अस फंदवारे केसवे राजा, परासीस गिए फांद, अष्टो कुरी नाग और गाने, भय के सही के बांध। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि हे राजन, राजा को संबोधित किया है, किसको, राजा रतन सेन को, कि उसके बालों की फंदे जैसी लटें किसी भी व्यक्ति को अपने रूप में फंसा सकती है, यानी फंदे में। अस यानी उसके, फंदवारे केस, फंदे के समान उसके केस हैं, परासीस गिए फंद, और वो किसी को भी उसमें उलझा सकती हैं। अष्टोकुरी नाग और गाने से यहाँ पर तात्पर्य क्या है, अधीश्वर या जो प्रधान है, उसके बालों की जो लटें हैं, अष्टोकुरी आठों कुल के प्रधान या अधीश्वर भी, भय कैसे ही के बांध, वो भी पराजित होकर बंदी, कैसे ही केशों के बंदी बन गए हैं। अर्थात उसके बालों में मानो ऐसे लगता है कि 8 प्रकार के नाग कुलाधिपति भी बंदी हो गए हैं। इन पंक्तियों में पद्मावती के बालों के सौंदर्य का चित्रण किया है, किसने किया है, हीरामन तोते ने किया है, और किसके सामने, राजा रतन सेन के सामने। कवि ने बालों की कालिमा, चिकनापन, घुंघरालापन दिखाने के लिए बार बार उसकी तुलना किससे की है, सर्पों से उसकी तुलना की है। अलंकारों की अगर बात करें, का सिंगार, यहाँ पर अगर हम देखें, ओही बरनो राजा, यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। ओहिक छाजा, ओहिक है सिंगार, ओही पे छाजा, यहाँ पर अनन्वय अलंकार का सुंदर प्रयोग है। इसके साथ साथ अगर देखें तो प्रथमे ही शीस कस्तूरी कैसा बलही वासुकी को औरु नरेशा, प्रतीक अलंकार की सुंदर छटा है यहाँ पर। भंवर केस, मालती रानी, सिंकरी प्रेम, यहाँ पर अगर हम देखें तो रूपक अलंकार का सौंदर्य देखा जा सकता है। इसके साथ साथ जो यहाँ बेनी अंधियारा वाली जो पंक्ति यहाँ पर आती है, बेनी छोरी झारू जो बारा, सरग पताल होई अंधियारा, यहाँ पर अगर हम देखें तो समासोक्ति अलंकार का प्रयोग है। दोहे में अतिशोक्ति अलंकार की छटा है, जो यहाँ दोहा शामिल किया गया है, यहाँ पर अतिशोक्ति
अलंकार है। इसके साथ साथ जहाँ जानू आ जाता है, जानो, जानू, मानो, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे वेद वेद जानू मैले गिरिबासा, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसके साथ साथ जो सिंकरी पेम चढ़े गिर पे गिए परी, तो यहाँ पर भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। संपूर्ण पद में माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, और इसके साथ साथ अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और इसकी भाषा कौन सी है? अवधि भाषा है। अंतिम जो दो पंक्तियाँ हैं यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। जो शेष पद है ये चौपाई है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखें कि यहाँ पर चौपाई छंद है। अंतिम दो पंक्तियों में दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और अवधि भाषा का सुंदर उदाहरण यहाँ पर देखा जा सकता है। बालों के बाद या केशों के बाद हीरामन तोता पद्मावती की मांग के सौंदर्य का वर्णन करते हुए राजा से कहता है कि बरनो मांग शीश उपराही, कि मैं वर्णन कर रहा हूँ उस मांग का जो शीश के ऊपर है पद्मावती के। सेंदूर अभी चढ़ाते ही नाही, ते ही यानी उसमें अभी तक सिंदूर नहीं लगा है, अर्थात वो अविवाहित है। बिनु सेंदूर अस जानहू दिया, बिना सिंदूर के ऐसे जान पड़ता है जैसे कि दिए की लो जल रही हो, यानी इतनी सुंदर उसकी मांग है कि दिए की लो के समान वो दिखाई देती है। उजियर पंथ रैन मह किया, उजरे उजियर, उजियर यानी उजाला, पंथ यानी मार्ग में, रैन रात्रि में किया, चारों ओर जो उसके बाल हैं वो रात्रि का प्रतीक है। और उसमें जो मांग है वो ऐसे लगता है कि पंथ उस मार्ग को उजाला करने के लिए जो मांग है वो दिए का कार्य कर रही है। कंचन रेख कसोटी कसी, जनु धन मह दामिनी परगसी। कंचन, कंचन यानी स्वर्ण की, सोने की रेखा जैसे कस दी गई हो, यानी काली कसोटी पर स्वर्ण रेखा खींच दी गई हो, उसको देखकर ऐसा लगता है। जनु धन में, धन यानी बादल, मह यानी में, दामिनी बिजली, परगसी यानी प्रकट हुई, उसको देखकर ऐसे लगता है कि घने गहरे काले बादलों में बिजली प्रकट हो रही है। सूरज किरण जस गगन बिसेरी, सूरज, सूरज यानी सूर्य ने किरण जैसे गगन यानी आकाश में बिखेर दी है, काले आकाश में जैसे सूर्य ने एक किरण बिखेर दी है, ऐसे लगता है। जमुना मांझ सुरसुती देखी, उसको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यमुना, यमुना जो कालिंदी है, काली नदी कालिंदी या यमुना के मांझ यानी बीच में सरस्वती नदी की कोई धारा बह रही हो। खांडे धार रुधिर जनु भरा, खांडे धार जैसे एक चमकती हुई तलवार पर रुधिर, रुधिर यानी रुधिर या खून से भरी हुई तलवार हो, ऐसा जान पड़ता है। करवत ले बैनी पर धरा, करवत यानी कोई आरा लेकर, बैनी यानी जैसे बालों पर धर दिया गया हो, रख दिया गया हो। तेही पर पूरी धरें जो मोती, और उस पर भी मांग में गुथी हुई मोतियों की धरे रख दिए हैं, मोतियों की लड़ी सुसज्जित है। जमुना मांझ गांग के सोती, और उसको देखकर ऐसे प्रतीत होता है जैसे काले केशों में मोतियों की वो लड़ी कैसे लगती है, जैसे यमुना में गंगा की धारा बह रही हो। करवत तपा ले ही कोई चूरू, मकू सो रुहिर ले देई सेंदूरू। करवत तपा, करवत तपा से तात्पर्य यहाँ पर क्या है? जैसे बहुत से तपस्वी, करवत यानी आरा, तपा यानी तपस्वी, ले ही लेकर, होई चूरू, वे आरा से अपने आप को वो क्या कर रहे हैं? चूर चूर करवा रहे हैं। जैसे कोई तपस्वी व्यक्ति किसी आरा जो एक यंत्र है उससे अपने आप को चूर चूर करवा रहे हैं, अर्थात अपने आप को चिरवा रहे हैं। मकुसो रुहिर ले देई सेंदूर, और वो किस लिए? यानी तपस्वियों का तप भी उससे भंग हो रहा है और वो अपने आप को समाप्त करना चाहते हैं, ये मानकर कि शायद हमारे रुहिर से लेकर हमारा रुहिर या हमारा रक्त देई सेंदूर, अपनी मांग में वो भर लेगी। दोहे में क्या है? कनक दुआदस बानी होई, चह सोहाग वह मांग, सेवा करही नखत ओ, तरई उए गगन निसी गांग। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? जैसे सोने को 100%
शुद्ध किया जाता है, अर्थात कनक यानी सोना, दुआदस, दुआदस यानी 100% पूर्ण रूप से, बानी होई चह सोहागा, और उसको शुद्ध करने के लिए सुहागे का प्रयोग करने की इच्छा की जाती है, मांग की जाती है। सेवा करही नखत ओ तरई, यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि जैसे सोने को 100% शुद्ध करने के लिए सुहागे की मांग की जाती है या इच्छा की जाती है, उसी प्रकार से जो पद्मावती है वो भी पूर्ण रूप से अपने सौभाग्य को या सौभाग्य रूपी जो सौभाग्य यहाँ पर क्या है, विवाह या सौभाग्य रूपी सुहागे की वो मांग करती है, कामना। सुहाग यहाँ पर शुद्ध सोना शुद्ध करने के लिए सुहागा, और अपना सुहाग यानी सौभाग्य, और सौभाग्य क्या है, विवाह। तो वो अपने सौभाग्य को शुद्ध करने के लिए या अच्छा करने की वो मांग करती है या कामना करती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे शुद्ध सोने की कामना प्रत्येक व्यक्ति करता है, 100% करता है, और सोने को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करता है, सुहागे का प्रयोग करता है, उसी प्रकार पद्मावती भी अपने सुहाग की कामना करती है। सेवा करही नखत ओ तरई उए गगन निसी गांग, सेवा करती हैं, नखत यानी जो नक्षत्र हैं, नक्षत्र क्या, तारे, और तरई, तरई से तात्पर्य यहाँ पर क्या है, तरई अर्थात तारे। उए से यानी उदित हो गए हैं गगन में, निसी रात्रि में, ऐसे प्रतीत होता है उसको देखकर कि जो मांग के जो मोती हैं उनकी मोतियों की लड़ियां ऐसे लगती है जैसे ग्रह नक्षत्र और जो तारे, या मान सकते हैं कि जो तारे हैं उसकी सेवा करती हैं, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे गगन यानी आकाश में रात्रि के समय में आकाश गंगा का उदय हो गया है। गांग यानी गंगा, और कौन सी गंगा, आकाश गंगा का जैसे उदय हो गया है, यानी जो उसके घने गहरे काले बाल हैं वो रात्रि है, और उसमें चमकती हुई जो मांग है वो आकाश गंगा के समान यहाँ पर दिखाई देती है। तो यहाँ पर अगर देखें तो पद्मावती के शीर्ष पर स्थित मांग के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। मांग का अनेक रूपों में यहाँ वर्णन हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आ जाएगा, उल्लेख अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके साथ साथ मालोपमा अलंकार की भी सुंदर छटा है। सुहाग और मांग शब्द में दो दो अर्थ हैं, अतः यहाँ पर क्या है, श्लेष अलंकार है। देखिए सुहाग से अगर हम बात करें तो सुहागा, और सुहाग यानी सौभाग्य, वैसे ही मांग यानी जो सिर में मांग है, और इसके साथ साथ तो यहाँ इन दोनों शब्दों के दो अर्थ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, श्लेष अलंकार होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर जो करवत शब्द का प्रयोग हुआ है, करवत वैसे तो लकड़ी चीरने वाला जो आरा होता है या एक यंत्र होता है, मशीन होती है जिससे लकड़ी चीरी जाती है, परंतु काशी में एक स्थान है और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर गिरने पर आरे से चिरकर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त करता था या कर लेता है। ये एक किंवदंती है कि उस स्थान पर जाकर व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर लेता है, तो उसी किंवदंती का प्रयोग यहाँ पर किया है। इसके साथ साथ जो पद्मावती की मांग है उसको स्वर्ण रेखा या बिजली की चमक के समान प्रकाशवान बताया गया है, और उसकी रक्त से सनी तलवार से तुलना करना, दोनों ही अगर हम देखें तो विरोधी बातें दिखाई देती है। कवि का यहाँ पर आशय, यहाँ रक्त की तलवार से जो अभिप्राय है वो ये है कि जिस पर खून सूखकर काला पड़ चुका है तथा उसकी जो धार की चमक है वो वैसे की वैसे बनी हुई है, यानी तलवार जो युद्ध में काम आती है जिस पर शत्रुओं का खून लगा है लेकिन वो सूख कर काला पड़ जाता है, लेकिन तलवार की जो धार की चमक है वो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। संपूर्ण पद में अगर देखें तो माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, और अवधि भाषा का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। जो यहाँ अंतिम दोनों पंक्तियाँ हैं ये दोहा छंद है, और जो ऊपर हमने पंक्तियाँ की है वो क्या है, चौपाई छंद है। मांग में मोती की लड़ी के विषय में अगर हम देखें तो भाव साम्य की दृष्टि से विद्यापति ने भी इसमें अपने विचार हैं इसी प्रकार के शामिल भी किए थे। विद्यापति ने ये उनकी अगर हम पंक्तियां देखें तो फूल ही मधुरी फूल सिंदूर लोटा एल पांति बैसल गज मोती रे, तो यहाँ पर पंक्ति कैसे गज मोतियों की है, किसमें, मांग में है। तो यहाँ विद्यापति ने भी और
स्वयं जायसी ने भी मांग के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये पद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।